नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज 16 तारीख को जो पीटीटी प्रवेश परीक्षा जो सुबह की शिफ्ट में हुई, उस शिफ्ट में जो प्रश्न पत्र जो था उसमें हिंदी के जो प्रश्न जो आए थे उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वह सफल हो जीवन में, इस परीक्षा में भी और आगे भी वह सफल हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और मित्रों, ये जो प्रश्न पत्र जो किसी परीक्षा विशेष में आते हैं, ये आगामी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी एक कसौटी होते हैं। आप बहुत कुछ यहां से सीख सकते हो कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पत्र का जो स्तर जो था वो ठीक था, हालांकि कुछ प्रश्न जो है वो मुझे लगता है कि डिलीट होने की संभावना है, क्योंकि उनके जो विकल्प है जो मुझे मिले हैं, यदि यही विकल्प है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये प्रश्न पत्र जो है स्मृति पर आधारित है। हमारे पास प्रश्न पत्र नहीं है क्योंकि विद्यार्थी को दिया नहीं जाता, इसलिए जो स्मृति पर आधारित जो प्रश्न जो विद्यार्थियों से जो प्राप्त हुए उसके बारे में बात करते हैं। चलिए आइए, पहला प्रश्न लेता हूं। अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, जो आगामी परीक्षाएं जो होने वाली हैं उसमें जब आप प्रश्न पत्र देने जाते हो तो सबसे पहले ये संकल्प लें कि मैं प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ूंगा। कई बार होता यह है कि वो पूछता है कि उदाहरण है और हम नहीं है कर देते, कई बार वो नहीं है पूछता है और हम है पर अटक जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या, एक सामान्य समस्या विद्यार्थी के सम्मुख होती है। चलिए आइए, इसमें 4 विकल्प है, आमरण, निडर, बेशक और अंशुमाली। पहले इसका मैं उत्तर बता देता हूं। जो सही आंसर जो है वह है अंशुमाली। अंशुमाली जो शब्द है उसमें बहुब्री समास है, सूर्य का पर्यायवाची है, अंशों की माला है जिसके, इसलिए तीसरा अर्थ निकल रहा है, यहां पर बहुब्री समास होगा। लेकिन अव्ययीभाव, इन तीनों में अव्ययीभाव है और अंशुमाली में नहीं है। विद्यार्थियों, अव्ययीभाव समास कहां होता है हम जानते हैं। थोड़ी संक्षिप्त में बात करते हैं कि जहां पर पहला पद उपसर्ग होता है, यथा, तथा, यावत, तावत, और जो संस्कृत के जो 22 उपसर्ग उसमें विशेषतावाची उपसर्गों को यदि छोड़ दें और बाकी जितने भी उपसर्ग हैं वह यदि कहीं आ रहे हैं, वो वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है, तो वह समस्त पद जो है वह अव्ययीभाव समास का उदाहरण होगा। आमरण, मरण, प्रयण, निडर, जिसको कोई डर नहीं, बिना डर के, बेशक, बिना शक के। इसका विग्रह में बता चुका हूं और इसका सही उत्तर जो होगा वह अंशुमाली होगा। अब देखिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी साथ साथ में लेते जाएं। एक प्रश्न आया कि शिखर चुंबी में समास पूछा गया। ध्यान दीजिएगा, जो तत्पुरुष समास है उसके 6 भेद हैं गौण रूप से, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। कर्ता और संबोधन को छोड़ करके तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इसमें शिखर चुंबी जो शब्द है इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। ये कई बार परीक्षाओं में आता है गगन चुंबी, और ये कुछ समस्त पद या कुछ शब्द ऐसे हैं हिंदी में जिनको परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। शिखर को चूमने वाली है जो, तो यहां पर कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, को चिन्ह यहां पर बीच में आएगा। वस्तुतः गगन चुंबी होता है, परीक्षक ने इसको थोड़ा घुमाया, इसका सही आंसर कर्म तत्पुरुष होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया प्रत्येक प्रकरण से। ये प्रश्न है अगला, अदिति और य से बनने वाला शब्द क्या होगा। मित्रों, वो 4 विकल्प क्या थे मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है। अब मैं उसका उत्तर बता रहा हूं, आप वहां पर देख लें कि कौन सा उत्तर जो है आपको सही होगा। अदिति और य, देखिए यह प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो पहले जो मूल शब्द जो होता है उसका जो पहला स्वर होता है उसकी वृद्धि हो जाती है, तो अ का आ हो जाएगा, दी का दी रहेगा। याद रखें, प्रत्यय जोड़ते वक्त मूल शब्द के अंतिम वर्ण को स्वर रहित करते हैं। प्रत्यय जोड़ते वक्त मूल शब्द के अंतिम वर्ण को स्वर रहित करते हैं, इसलिए ती का ई हटा दूंगा तो त हलंत रह जाएगा और ये शब्द बन जाएगा आदित्य। देखिए, आदित्य है, माधुर्य है, औदार्य है, ऐश्वर्य है, दैत्य है, ये सारे के सारे शब्द यह प्रत्यय से बनते हैं। तो आदित्य जिस विकल्प में था वह आपका सही आंसर होने वाला है। चलिए आगे चलता हूं। आगे जो प्रश्न था यह फिर एक बार समाज से संबंधित 4 या 5 प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए। प्रश्न यह था कि विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान संबंध किस समास में होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए जिसका पहला पद अव्यय होगा वो अव्ययीभाव समास होगा,
जिसमें विभक्ति चिन्हों का लोप होता है वह तत्पुरुष समास होता है, जिसमें पहला पद संख्या और दूसरा संज्ञा होता है और मिलकर के किसी समूह का बोध कराता है तो द्विगु होता है। कर्मधारय समास जो है उसके समस्त पद में एक पद विशेषण होता है, एक पद विशेष्य होता है, जिसको हम उपमेय और उपमान भी कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कर्मधारय। आप लोगों को समझ आ रहा होगा विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान संबंध वाला समास कौन सा है, यह हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, रीट इत्यादि में भी पूछा गया है। विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध कर्मधारय समास में होता है, ध्यान रखिएगा। बहुब्री समास में दोनों पद गौण हो जाते हैं और दोनों पद किसी तीसरे विशेष्य का विशेषण बन जाते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं प्रयास करूंगा कि आपको कुछ आउटलाइन देता जाऊं और उसी के साथ आगे चलता जाऊं। चलिए मित्रों, एक प्रश्न फिर से प्रत्यय से संबंधित आया। महाशब्द के साथ इमा प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बनेगा? आपके विकल्प में जो महिमा शब्द है, महाशब्द के साथ में इमा जोड़ने से महिमा बनता है, लघु के साथ इमा जोड़ने से लघिमा बनता है। नोट करें, गुरु के साथ इमा जोड़ने से गरिमा बनता है। गुरु के साथ इमा जोड़ोगे, गुरु शब्द के साथ इमा जोड़ोगे तो गरिमा बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अणु के साथ इमा जोड़ोगे तो अणिमा। ये हमारी जो सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, इसमें सब में इमा प्रत्यय है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलता हूं। एक ऐसा शब्द जो भारतवर्ष के पीएससी और विभिन्न बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। और मित्रों, मेरी पुस्तक जिन विद्यार्थियों के पास है, हम लोगों की हिंदी बृहद व्याकरण कोश, उस पुस्तक में से ये समस्त प्रश्न यदि किसी के पास थी तो उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि पूरा का पूरा प्रश्न पत्र उस पुस्तक से आया है, ये ध्यान रखिए। अनुग्रहित शब्द जो है ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप पूछा था। आपके विकल्प में जो ये वाला यदि आपने चुना है अनुग्रहित तो ये ठीक है, ध्यान रखिएगा। मित्रों, संग्रहित में भी री आता है, ये ग्रह नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा, ये गलती है यहां पर। और ही बड़ा आता है। अनुग्रहित कुछ शब्द ऐसे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बार बार विद्यार्थी जो हैं वो गलत करते हैं। जैसे एक शब्द में देखता हूं कि हर तीसरी परीक्षा में वो आ जाता है। एक तो कवयित्री, कवयित्री शब्द को इस प्रकार से लिखना चाहिए। एक अनधिकार शब्द को ऐसे लिखना चाहिए, ये हमेशा पूछे जाने वाले शब्द हैं। और एक बिल्कुल बहुत पूरे भारतीय शिक्षा बाजार में इसको गलत लिखा जाता है, त्योहार शब्द, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए मैं आगे बात करता हूं। शब्द शुद्धि की कक्षाएं मैं ले चुका हूं, मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए मित्रों, एक शब्द आया था पर्यावरण शब्द जो है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो परि उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, वर मूल शब्द है। लेकिन छोड़ दो, परि और आवरण वाला विकल्प जो होगा, यण संधि का उदाहरण है, पर्यावरण शब्द बनेगा। परि और आवरण यदि आपने किया है तो वो ठीक है, विकल्प मेरे पास नहीं है, केवल शब्द मिला था मुझे कि पर्यावरण में संधि विच्छेद पूछा गया था। चलिए अब यहां पर ये आगे वाले जो दो प्रश्न हैं ये वाक्य से संबंधित है। जिसका मुझे भय था वही हुआ, ये कौन सा वाक्य है? देखो, जिसका मुझे भय था वाक्य पूरा नहीं हुआ है, इस वाक्य पर ये वाक्य डिपेंड है। वही हुआ, वही हुआ जो है किसको क्या हुआ? जिसका मुझे भय था। तो जिस पर आश्रित वाक्य होता है वह वाक्य जो है मिश्रित वाक्य होता है, ध्यान रखिएगा। आगे वाला प्रश्न है जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य हो तथा परस्पर व संयोजक से जुड़े हो। मित्रों, ऐसा वाक्य, देखो वाक्य के तीन प्रकार है। सरल वाक्य जिसमें उद्देश्य बहुत सारे हो सकते हैं, कर्ता बहुत सारे हो सकते हैं, क्रिया एक होती है। मिश्र वाक्य, दोनों वाक्यों में परस्पर डिपेंडेंसी होती है, स्वतंत्र नहीं होते। पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है या दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर डिपेंड होता है, मिश्रित वाक्य होता है। लेकिन जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य और परस्पर वो संयोजक से जुड़े हो तो वो कौन सा वाक्य होता है? ऐसा वाक्य है संयुक्त वाक्य। देखो, साधारण वाक्य ही सरल वाक्य है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं जा रहा था, और मैं जा रहा था एक वाक्य, शाम आ रहा था, मैंने दो वाक्य बोले, दो साधारण वाक्य। अब मैं इसको संयोजक से जोड़ दूंगा, मैं जा रहा था और शाम आ रहा था। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। प्रश्न था जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य हो तथा संयोजक से जुड़े हो, कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। चलिए आगे चलते हैं।
मित्रों आगे प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया और मैंने इस प्रश्न को बहुत बार आप लोगों को पढ़ाया है। हिंदी के व्याकरण में जब पद परिचय की बात आती है, संज्ञा पद की, सर्वनाम पद की, विशेषण पद की, क्रिया पद की, प्रत्येक पद का हिंदी व्याकरण में परिचय दिया जाता है और प्रत्येक परीक्षा में, जिसमें हिंदी व्याकरण पाठ्यक्रम में है, प्रत्येक परीक्षा में ये प्रश्न आता है। प्रश्न ये था कि संज्ञा पद के परिचय में हम क्या नहीं बताते हैं, क्या नहीं बताया जाता है, ऐसा प्रश्न था। देखिए, संज्ञा पद का जब हम परिचय देते हैं तो संज्ञा का सबसे पहले लिंग बताते हैं, प्रकार कौन सा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है या समूहवाचक है। मूलतः संज्ञाएं 3 प्रकार की होती है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा के द्रव्य और समूह 2 भेद कर दिए जाते हैं, तो संज्ञा का प्रकार तो बताया जाता है। प्रश्न है कि संज्ञा पद के परिचय में क्या नहीं बताया जाता है, तो संज्ञा का प्रकार बताया जाता है, संज्ञा का लिंग बताया जाता है, क्योंकि लिंग संज्ञा में तो होता है भाई, कोई संज्ञा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसका निर्णय भी हम उसमें करते हैं, तो संज्ञा का लिंग भी बताते हैं। फिर क्या, देखो, संज्ञा एक वचन बहुवचन हो सकती है, तो वचन भी बताते हैं। देखो, संज्ञा का प्रकार हो गया संज्ञा का, जैसे मैंने कहा लड़का तो पुल्लिंग है, लड़की तो स्त्रीलिंग है। मैंने कहा लड़कू या लड़के शब्द बोला, तो ये क्या है, लड़का एक वचन है और लड़के जो है वो वस्तुतः पूर्णतः बहुवचन नहीं है। लड़का का विशुद्ध बहुवचन तो लड़कों बनता है, लेकिन लड़के तो इसका मतलब वचन भी बताते हैं। संज्ञा पद के परिचय में क्या नहीं बताया जाता, प्रकार बताया जाता है, लिंग बताया जाता है, वचन बताया जाता है, क्या नहीं बताया जाता, काल। याद रखें, नोट करें इस प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न है। काल जो है वो हमेशा क्रिया में होता है। क्रिया वर्तमान काल की हो सकती है, भूतकाल की हो सकती है, भविष्य काल की हो सकती है। संज्ञा में काल नहीं होता है, इसलिए संज्ञा का परिचय देते वक्त हम काल का वर्णन नहीं करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक प्रश्न ये था, ये शब्द युग्म से प्रश्न आया था, एक तो अद्य और एक आज, अद्य और आद्य 2 शब्द दिए। तो ये अद्य जो है इसका अर्थ तो होता है आज, और आद्य का अर्थ होता है पहला, प्रथम, आदिम। अद्य आज, आद्य पहला, यह शब्द युग्म है। देखिए, हम कहते हैं कि हमारी आद्य संस्कृति में, मानी प्रथम पहली संस्कृति में, मेरे मस्तिष्क में आद्य विचार यही आया था, आद्य पहला और अद्य आज। तो ये वाला विकल्प यदि आपके विकल्प में था तो वो प्रश्न सही होगा। चलिए ध्यान रखें। एक जो है ये पूछा गया, दूध का दूध और पानी का पानी, क्या अर्थ है इसका, निष्पक्ष न्याय। निष्पक्ष न्याय, हम कहते हैं ना, उस व्यक्ति ने दूध का दूध कर दिया, पानी का पानी। नीर क्षीर विवेक न्याय है, नीर और क्षीर का विवेक, दूध का दूध, पानी का पानी, हंस में यह शक्ति होती है। लेकिन इस संसार में कोई व्यक्ति यदि निष्पक्ष आचरण करता है, व्यवहार करता है, निर्णय करता है, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि यह वह व्यक्ति है जिसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आगे चलते हैं। एक प्रश्न था वाक्यांश के लिए एक शब्द से, अवश्य घटने वाली घटना। अवश्य घटने वाली घटना अवश्यंभावी होती है। विकल्प में यदि ये था तो आप चुन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, विकल्प मेरे पास नहीं है इसके। अवश्य होने वाली, घटने वाली घटना जो है, इसके लिए भवितव्य शब्द भी आता है। संस्कृत में कहा गया, भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति, सर्वत्र होने वाली घटनाओं के द्वार सर्वत्र सब जगह खुले होते हैं। अवश्यम भावी, कई बार ये शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, एक प्रश्न समास से फिर पूछा गया कि हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है। तो हस्तलिखित में समास होना चाहिए हस्त के द्वारा लिखित। एक तो हस्त से नहीं करना चाहिए हमें। वस्तुतः जब चेतन कोई चीज है, सजीव चीज के साथ के द्वारा का प्रयोग होता है और निर्जीव के साथ से का प्रयोग होता है। हाथ लिखता है तब तक सजीव है, इसलिए हाथ के द्वारा लिखित। कर्ण तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास होगा यदि विकल्प में ये है तो आप जिसने किया है वो ठीक है। आगे बात करते हैं, उसके हाथ संदेश भिजवाएं। उसके हाथ संदेश भिजवाएं, इसमें पूछा गया था कि कौन सा कारक है। अच्छा प्रश्न है। उसके हाथ संदेश भिजवाएं, मित्रों इसमें करण कारक है, क्योंकि उसके हाथ का मतलब हाथ से संदेश नहीं भिजवाते, हाथ का मतलब यहां पर साथ है।
उसके हाथ संदेश भिजवाए, मानी उसके हाथ से, उसके हाथ के द्वारा या उसके साथ संदेश भिजाए। तो यहां पर उसके जो है, ये उसके हाथ जो है वो करण कारक का उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलता हूं। प्रश्न था कुछ भी न जानने वाला, ये भी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखो अज्य, पहले ही रहा अज्य, ज्य का अर्थ होता है जानने वाला। किसी भी शब्द के अंत में आप ज्य देखो, जिसको आप ज्य बोलते हो, तो उसका अर्थ होता है जानने वाला। तो अज्य नहीं जानने, और अ आ गया नहीं जानने वाला। देखो ज्य जानने वाला, अ उपसर्ग लग गया तो नहीं जानने वाला, निषेधवाचक उपसर्ग है। अल्पज्य अल्प को जानने वाला। देखो जो अल्प को जानता है अल्पज्य है, जो सर्व को जानता है वो सर्वज्ञ है, जो बहुतों को जानता है वो बहुज्य है, जो वेद को जानता है वे वेदज्ञ है, जो विषय को जानता है वो विशेषज्ञ है। और इसमें और क्या आया, विज्ञ, जानने वाले को कहते हैं विज्ञ, विशेष जानने वाले को कहते हैं। सही आंसर होगा अज्ञ। आगे बात करते हैं। देखो ये ज्य वर्ण का निर्माण कैसे हुआ हिंदी भाषा में। पहले आप जब पुरानी जो हमारी हिंदी थी उसमें 3 संयुक्त वर्ण थे, एक तो क्ष, एक त्र, एक ज और झ। लेकिन अभी आधुनिक हिंदी में आपसे पूछे कि संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है, तो 4 है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त वर्णों की संख्या 4 है। देखो इसका निर्माण कैसे हुआ, ये जो क्ष है इसमें क्या क्या जुड़ा है, क और श। अब आप चाहो तो श को ऐसे हलन करके अ भी कर सकते हो। त्र का निर्माण कैसे हुआ एक बार बता देता हूं, देखिएगा त और र, या फिर र और अ। और ये ज जिसको आप गे बोलते हो, उसका निर्माण हुआ है हलंत ज और य से। ये विकल्प में यदि था तो आपका सही आंसर है। ये जो श है, इस श का निर्माण कैसे हुआ, ये श हलंत रहा और ये र पूरा रहा, तो इससे ये क्षत्र ज श 4 संयुक्त वर्णों का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं मिटाऊंगा। प्रिया से कविता पढ़ी जाती है, कौन सा वाच्य है। हिंदी भाषा में 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रिया से कविता पढ़ी जाती है। यदि प्रश्न ऐसा ही है तो पहली चीज तो ये प्रश्न डिलीट होने लायक नहीं है, लेकिन परीक्षक को भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रिया चेतन है, इसलिए प्रिया के द्वारा होना चाहिए से की जगह। खैर ये तो एक बात थी, लेकिन ये वाच्य जो है प्रिया से कविता पढ़ी जाती है, कौन सा वाच्य है, तो ध्यान रखना ये कर्म वाच्य है। प्रिया कविता पढ़ती है कर्तृवाच्य होता, प्रिया कविता पढ़ती है तो कर्तृवाच्य होता। प्रिया से कविता पढ़ी जाती है, खाई जाती, लिखी जाती, बैठी जाती, सोई जाती, तो वहां पर कर्मवाच्य हुआ, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। और यदि मैं कह दूं कि प्रिया से कविता नहीं पढ़ी जाती तो यही वाच्य क्या हो जाएगा, भाववाच्य। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, लेकिन यदि भाववाच्य के वाक्य में कर्म का प्रयोग कर दिया जाए तो कर्म का निषेध करना पड़ता है, इसलिए नहीं लिखना पड़ेगा। खैर चलिए आगे बात करता हूं। मित्रों एक प्रश्न था, एक लोकोक्ति है, ओछा आदमी अधिक इतराता है। इस अर्थ वाली लोकोक्ति कौन सी है, ओछा आदमी अधिक इतराता है, इस अर्थ वाली लोकोक्ति कौन सी है। और उसमें ये आया होगा तो यही सही है, अध जल गगरी छलकत। गगरी घड़े को कहते हैं, आधे जल से भरी हुई जो गगरी है वो ज्यादा छलकती है। जो गंभीर है, जो विशेषज्ञ है, जो ज्ञानी है, जो जानता है, जिसमें गांभीर्य है, औदात्य है, उदारता है, वह व्यक्ति अपना बखान कभी नहीं करता। छोटा व्यक्ति अपने जीवन में होता कुछ नहीं, बातें बड़ी बड़ी करता है। तो अध जल गगरी छलकत जाए। चलिए आगे बात करता हूं। यह प्रश्न आया था कि जिसके पास कुछ नहीं होता वही अधिक दिखावा करता है। ये जो लोकोक्ति है सही, इसमें 4 विकल्प आए होंगे ऑब्वियसली। तो जिसके पास कुछ नहीं होता वह अधिक दिखावा करता है, सही विकल्प होगा थोता चना बाजे घना। थोता चना बाजे घना, ये ध्यान रखो। च और य का उच्चारण स्थान पूछा गया था तो तालु होता है, मित्रों ध्यान रखना। च और य, इचुए शानाम तालु। च वर्ग का य और श शंकर वाला जो है उसका उच्चारण स्थान तालु है, तो दोनों का उच्चारण स्थान तालु है। च का भी एक तो च है, एक य, इसका उच्चारण स्थान तालु है। दैनिक शब्द कैसे बनाया, तो दिन मूल शब्द है, ध्यान रखना।
और इस दिन शब्द के साथ में जब इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो आदि वृद्धि हो जाएगी, द में जो ई है उसका आई बन जाएगा, इसको हलन कर देंगे, न व में ई जोड़ देंगे, शब्द बनेगा दैनिक है, दैनिक शब्द हैं। इसी प्रकार से नीति से नैतिक शब्द हैं। बहुत सारे शब्द इक प्रत्यय से बनते हैं, प्रत्यय प्रकरण में पढ़ा चुका हूं, यदि आपकी श्रद्धा हो तो आप लोग देख सकते हो। चलिए आगे प्रश्न है हार का छोड़ना। हाँ, हार एक शब्द है। अब ये प्रश्न ऐसा था कि हार का छोड़ना, हार शब्द के साथ में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ छोड़ना हो जाए, तो परि उपसर्ग लगाना है, परिहार। यदि विकल्प में परि था तो परिहार लगाना है। प्रश्न ऐसा आया होगा कि हार शब्द के साथ में कौन सा उपसर्ग जोड़े इन चारों में से कि उसका अर्थ छोड़ना हो जाए, तो परिहार का अर्थ छोड़ना होता है। हार, आहार, विहार, संहार, प्रतिहार, परिहार, ये 5-7 शब्द बनते हैं, उसमें परि होता है। छल का विलोम शब्द पूछा गया था, निश्चल होता है, ये ध्यान रखिएगा, छल निश्चल। लोटा शब्द में इया प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा लुटिया। देखो लोटा जो था उसका लू हो गया और शब्द बना लुटिया। ये क्या है, ऊर्णतावाचक तद्धित प्रत्यय है, ऊर्णतावाचक तद्धित प्रत्यय है, ये ध्यान रखिएगा, ऊर्णतावाचक तद्धित प्रत्यय है। लोटा, जैसे चूहा में लिया जुड़ा चूहिया, इस बहुत सारे शब्द इससे बनते हैं, है ना। तो लोटा में लिया जोड़ोगे तो लुटिया बन जाएगा। ऊर्णतावाचक है, तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि लोटा जो है वो शब्द है, ध्यान रखना। शब्दों में जुड़ने वाला जो प्रत्यय है वो तद्धित है, धातु में जुड़ने वाला कृत है। असंगत शब्द, देखो 4 शब्द आए थे, एक तो अपराह्न, एक मध्याह्न, एक पूर्वाह्न और एक शब्द शायद आह्वान शब्द था। इन चारों में असंगत कौन सा है? देखो बहुत सीधा सीधा सरल प्रश्न है। अरे अपराह्न, अपर वाला अहन कहते हैं दिन को, दीर्घ संधि है। मध्य का अहन, देखो ये ह में न लिखा हुआ है, इस प्रकार से ह और ये न, ऐसे। अपराह्न बाद वाला, मध्याह्न मध्य वाला, पूर्वाह्न पहले वाला। आह्वान का अर्थ होता है पुकारना, मैंने उसको आह्वान किया, मैंने देवी का आह्वान किया, तो आह्वान भाववाचक शब्द है। खैर वो तो अलग बात हो गई, लेकिन ये तीनों समय का बात कर रहे हैं, जबकि आह्वान का अर्थ बुलाना होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी विशेष बात थी। उद्धृत का संधिविच्छेद पूछा था, तो उत और हरित वाला ऑप्शन चुनना है। मैं इधर लिख देता हूं, आपको देखने में समस्या होगी। उत और हरित से यहां पर त जो है उसका द बन गया है, ह का ध बन गया है, ह में री है तो ये धी बन गया और ये शब्द बन गया उद्धृत। हिंदी भाषा में त और द अत्यंत ही लोचदार वर्ण है। त द के बाद में जब च आता तो चच बनता है, छ आता तो चच बनता है, ट आता तो टट बनता है, ड आता तो डड बनता है, ल आता तो लल बनता है। जैसे उद और लेख उल्लेख, तद और लीन तल्लीन। इसी प्रकार उद और हरण उद्धरण, पद और हति पद्धति। तो ये शब्द सारे। संशोधन शब्द का संधिविच्छेद पूछा था, सम उपसर्ग है, शोध मूल शब्द है, अन प्रत्यय है, तो इस प्रकार का जो विकल्प होगा वो ठीक होगा। शुद्ध कौन सा शब्द है, ये भी हमेशा पूछा जाता है, सीख लो फटाफट। चलो देखो, एक अव्यय है पुनर और एक है उत्थान, इसको जोड़ते हैं तो शब्द बनता है पुनरुत्थान, लेकिन हम जो है दुर्भाग्य से उस शब्द को पुनरुत्थान लिखते हैं। पुनरुत्थान शब्द गलत है, सही शब्द है पुनरुत्थान, पुनरुक्ति। तो ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाने वाला शब्द है मित्रों। चलिए आगे चलता हूं। अब यहां पर आगे जो प्रश्न था वो देखो क्या है। हम यहां तक आ चुके हैं, संशोधन शुद्ध शब्द की भी मिटा रहा हूं, ये यहां तक हम आ चुके हैं। एक प्रश्न आया था जिसमें 4 विकल्प थे, ये पूछा था कि अशुद्ध कौन सा है। शुद्ध में मैं आपको बता चुका हूं, पुनरुत्थान। गृहिणी शुद्ध है, कवित्री शुद्ध है, तिरस्कार शुद्ध है, ये रहा कुमुदनी गलत है, ये ध्यान रखें। कुमुद से कुमुदिनी शब्द बनता है। समीचीन का पर्यायवाची उपयुक्त होता है, समीचीन का पर्यायवाची जो है वह उपयुक्त होता है, ध्यान रखें। और विष्णु का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ऐसा प्रश्न था, लेकिन उसमें एक विकल्प दामोदर था। और दामोदर जो है भगवान कृष्ण को कहते हैं। राधा के दामन अर्थात प्रेम से बंधा है उदर जिसका, वह है दामोदर, बहुब्री समास का उदाहरण है। चलिए आगे बात करता हूं। एक शब्द युग्म आया था कर्कट और कर्कट। देखो ये वाला जो कर्कट है,
ये जो कर्कट है इसका अर्थ होता है केकड़ा, जिसको केकड़ा कहते हैं आप लोग, और ये वाला जो कर्कट है इसको कहते हैं कूड़ा, हम कहते हैं ना कूड़ा करकट। तो ये ऑप्शन में जिसमें था वह शुद्ध है, ध्यान रखो। स्त्रीलिंग नहीं है, एक प्रश्न था और मुझे 4 विकल्प मिले हैं। यदि यही विकल्प है जो मुझे मिले हैं, छात्रा, व्यास, वधु और जीवन, तो ये प्रश्न डिलीट होगा। क्यों होगा? क्योंकि छात्रा स्त्रीलिंग है, वधु स्त्रीलिंग है, ये तो सही है, लेकिन व्यास पुल्लिंग है और जीवन भी पुल्लिंग है। वी और आस से व्यास बनता है, मैंने उसको व्यास कर दिया, अलग अलग कर दिया, बांट दिया, टुकड़ा कर दिया। व्यास कर दी नहीं होता। जीवन अच्छा है ऐसा बोलते हैं, जीवन अच्छी है नहीं बोलते हैं, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग नहीं है। यदि ये इसी रूप में प्रश्न है तो इसमें संदेह है, ये ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न था कि संयुक्त स्वर कौन से, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है, ऐसा प्रश्न था। और उसमें विकल्प यदि यही है ओ, औ, उ और ई, तो यह प्रश्न भी संदेह में जाएगा, क्योंकि हिंदी भाषा में 4 स्वर हैं जिसको हम संयुक्त कहते हैं। एक ए है, एक ओ है, एक ऐ और एक औ। ये संयुक्त क्यों है? क्योंकि चारों का ही निर्माण किन्हीं किन्हीं 2-2 स्वरों के योग से हुआ है, इसलिए संयुक्त स्वर है। यद्यपि हमें संयुक्त स्वर नहीं कह करके मिश्रित स्वर कहना चाहिए, क्योंकि संयुक्त तो व्यंजन होते हैं। लेकिन फिर भी यदि ये ऐसा भी है तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो है ये, क्योंकि ओ और औ यदि विकल्प में दोनों थे तो ये प्रश्न भी संदेह में है। ई और उ तो दीर्घ है, उ और ई तो दीर्घ है, लेकिन ओ औ दोनों संयुक्त है, इसमें एक संयुक्त नहीं है। चलिए, एक प्रश्न ये था, वाक्य में क्या था नहीं पता, लेकिन ऐसा प्रश्न था कि अकस्मात जो है वह कौन सा क्रिया विशेषण है। अकस्मात शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है? तो अकस्मात शब्द जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कास्पर, देखो, कालवाचक क्रिया विशेषण, अब, जब, तब, कब। स्थानवाचक यहां वहां। परिमाणवाचक इतना जितना, ये वाले जो है परिमाणवाचक। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण धीरे धीरे चलता है, टेढ़ा चलता है, अकस्मात आ गया, ये सारे के सारे, इसलिए अकस्मात जो है वो रीतिवाचक विशेषण। आगे चलता हूं। शुद्ध रूप पूछा था, शुद्ध रूप है ये देखो, ह में री है, हृष्ट और आगे है पुष्ट। हम इसको ह में र लिख देते हैं और हृष्ट कर देते हैं, ये गलत है। तो ये वाला विकल्प यदि था उसमें तो ठीक था। मित्रों, भोजन की इच्छा रखने वाला, मैं वाक्यांश के लिए एक शब्द की बहुत शीघ्र कक्षा लूंगा, क्योंकि देखो कितने प्रश्न आ गए, 2 हम आगे पढ़ चुके, 4 प्रश्न आए इस परीक्षा में। भोजन की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिगत्सु। देखो, सा का अर्थ, यदि किसी शब्द के अंत में सा या शा आता है तो इसका अर्थ केवल इच्छा होता है, ध्यान रखना। यदि भोजन की इच्छा होती तो वो क्या होती? बोलो, जिगत्सा। लेकिन कहा कि इच्छा रखने वाला, तो वाला में क्या होता है? या तो सु या शु वाला शब्द चुनना है, ये ध्यान रखिएगा। अरे जितने भी शब्द है, जिगत्सा है, जिगांसा है, विजिगिसा है, जिगीषु है, चिकीर्षा है, चिकीर्षु है, दित्सा है, दित्सु है, हजारों शब्द हैं। और इनको मैं जो है, मैंने कई बार, आप लोग मेरे चैनल का जो है कम्युनिटी टैब उसमें देखोगे तो ये इस प्रकार के प्रश्न मैं वहीं देता हूं, वहीं से ही आता है। यदि उसको भी आप ढंग से कर लोगे तो आप जो है 5, 7, 10 प्रश्न हर परीक्षा में कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। तो भोजन की इच्छा रखने वाला जिगत्सु है। आगे कहा कि जो मोक्ष चाहता है, इसका मतलब मोक्ष चाहने वाला। तो एक तो था मुमुक्षा, यदि था तो मुमुक्षा नहीं करना है, बोलो क्या होगा? मुमुक्षु, क्योंकि सु वाला जो है वो वाला होता है, और सा और शा जिसके अंत में होता है उसका केवल अर्थ इच्छा होता है। पिपासा, पानी की इच्छा, लेकिन पिपासु, पानी की इच्छा, पानी पीने की इच्छा करने वाला। तो ये था आपका प्रश्न। अति शीघ्र प्रयासरत हूं कि सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न आए हिंदी के, उन प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको भेजने वाला हूं, यदि मुझे पूरे प्राप्त हुए तो। और यदि आप लोगों के पास है तो आप लोग जो है मुझे जो है या तो इसके कमेंट में लिख सकते हैं कि ये प्रश्न आए। कुछ प्रश्न मेरे पास आ गए हैं और कुछ जो है विद्यार्थियों के माध्यम से मिल रहे हैं।
जैसे सेकंड शिफ्ट का मेरे पास संपूर्ण प्रश्न आएगा, मैं और जो है सेकंड शिफ्ट में जो हिंदी में जो पूछा गया, जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, उसको लेकर के बात करूंगा। नमस्ते, धन्यवाद।